हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि है फाइबर टू फैब्रिक्स। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पहेली और बूझो जो हमारे दोस्त हैं वो आते हैं और वो बताते हैं कि वो स्कूल में एक साइंस क्विज हुई थी, उसमें वो जीत जाते हैं और फर्स्ट प्राइज़ के तौर पे उन्हें कुछ स्कूल से पैसे मिलते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम इससे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदें, और वो मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद वो देखते हैं कि कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी उन्हें देखने को मिलती है। वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वो शॉपकीपर से पूछते हैं, तो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि कुछ कपड़े कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक्स के हैं। वो उन्हें वुलन मफलर्स भी दिखाता है, शॉल्स दिखाता है, सिल्क साड़ियाँ होती हैं। पहेली और बूझो ये देखकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो हर फैब्रिक को टच करके फ़ील करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है क्या कि सारे फैब्रिक्स अलग अलग तरह के हैं। फिर फाइनली वो वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीद के वहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वहाँ से वो निकलते हैं, वो नोटिस करते हैं कि उनके आसपास अलग अलग तरह की फैब्रिक्स हैं। वो देखते हैं बेडशीट की फैब्रिक, ब्लैंकेट की फैब्रिक्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, डस्टर्स, ये सारी अलग अलग तरह की फैब्रिक्स होती है। यहाँ तक कि उनका स्कूल बैग भी एक तरह की फैब्रिक का बना होता है। वो सोचते हैं क्यों ना हम इसे पहचानने की कोशिश करें कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा वुल, कोई सिंथेटिक या फिर सिल्क। अभी मुझे आप बताओ कि आप पहचान सकते हो कि कौन सी फैब्रिक किस क्या की है? मतलब अगर आप बेड पे बैठे हो तो आपकी बेडशीट काय की है? उसके बाद है 3.1, जिसमें आपको एक एक्टिविटी करना है। आपको अपने नज़दीक के टेलर के पास जा कर के जो पीसेज़ होते हैं, कपड़ों के कटिंग्स निकलते हैं, उन्हें लेना है और लेबल करना है कि आप उसको टच करते हो, फ़ील करते हो तो आपको वो कौन-सा फैब्रिक लगता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप टेलर की भी हेल्प ले सकते हो। ऐसा लेबलिंग करने के बाद फिर एक दूसरा एक्टिविटी आता है, जिसमें आपको क्या करना है कि जो लेबल किया हुआ कॉटन फैब्रिक है, उसे आप लोगे, उसके किनारे से आप एक धागा निकालने की कोशिश करोगे। अगर कोई धागा आपको नहीं मिलता है, तो आप एक निडल की मदद से या फिर एक पिन की मदद से एक धागा उसमें से निकालोगे। अभी आपको दिखेगा कि वो जो धागा है, वो उस फैब्रिक पे काफ़ी अच्छे तरह से अरेंज किया गया है। अभी आपको जानने का एक्साइटमेंट होगा कि ये धागा किस चीज़ का बना है। तो आप नोटिस करोगे कि वो धागा जब हम सुई में डालते हैं, तो फिर क्या होता है कि कई बार उसको धागा स्प्लिट कर जाता है किनारे से, उसके वो और भी छोटे-छोटे थिन स्ट्रैंड्स में बँट जाता है। स्ट्रैंड्स भी धागे को ही बोलते हैं, लेकिन वो थिनर होता है धागे के कंपैरिज़न में। वो स्ट्रैंड्स होता है धागों का गुच्छा, वो गुच्छा मिलकर एक यार्न बनाता है। अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब ढेर सारे स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं, वो गुच्छा खुल जाता है, तो वो सुई नीडल से पास नहीं होता है। लेकिन उस चिन स्ट्रैंड को जब आप नोटिस करोगे, तो आप देखोगे कि वो और भी थिनर, वो और भी पतले स्ट्रैंड्स से बने होते हैं। तो वो पतले-पतले स्ट्रैंड्स हमारे फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम फाइबर्स बोलते हैं। अभी जो हमारा फैब्रिक है वो धागों से बना होता है, वो यार्न से बना होता है, और जो धागे हैं वो फाइबर्स से बना होता है। अभी एक न्यू सवाल हमारे पास आया, एक नया सवाल है कि धागे तो हमारे फाइबर्स से बने, लेकिन ये फाइबर्स आता कहाँ से है? तो फाइबर्स जो होते हैं कुछ फैब्रिक्स के, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सारे हमारे प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं हमें। और जबकि ये प्लांट और एनिमल से हमें मिलते हैं, तो हम इसे नेचुरल फाइबर बोलते हैं। कॉटन और जूट जो है वो हमारा एग्जाम्पल है ऐसे फाइबर्स का जो हम प्लांट से निकालते हैं, और सिल्क और वुल जो होता है वो हमारा एनिमल फाइबर का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम इस फाइबर को एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जो सिप और जो गोट होता है, उनके जो रोए होते हैं, उनसे हम वुल को निकालते हैं। ये जो हमारे खरगोश होते हैं, खरगोश की बाल होती है, ऊँट के बाल होते हैं, उनसे भी हमारा वुल निकलता है। फिर वहाँ वुल की अलग अलग वेराइटीज़ हो जाती है। जो हमारा सिल्कवॉर्म है, उसके कोकून से हमारा सिल्क फाइबर निकलता है। फिर उसके बाद क्या है कि कई हज़ार सालों से हम नेचुरल फाइबर्स को देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और हम जानते हैं ये हमारे लिए अवेलेबल है फैब्रिक बनाने के लिए। अभी आखिर के 100 सालों में या फिर कई 100 सालों में हमने फाइबर्स को केमिकल से भी बनाना सीखा है। अभी यहाँ पे बूझो आया है हमारा। बूझो जानना चाहता है कि जो म्यूज़ियम में अलग-अलग तरह के कपड़े होते हैं, जो उस समय के क्षत्रियों के होते हैं, सिपाहियों के होते हैं, क्या वो भी किसी तरह के फाइबर्स से बने होते हैं? और अगर बने होते हैं तो वो किस तरह के फाइबर्स होते हैं? तो आपको यहाँ पे बूझो का सवाल आस-पास के लोगों से पूछना है, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो मैंने अभी देखा कि केमिकल से भी हमारे जो फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, वो केमिकली ऑब्टेन किए गए जो फाइबर्स होते हैं, जो कि प्लांट से नहीं, एनिमल से भी नहीं, केमिकल से बनाए गए हों, वो सारे फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल क्या है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक। अभी 3.3 में हमें पढ़ना है कि सम प्लांट्स फाइबर्स, मतलब कि प्लांट के कुछ फाइबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि कॉटन। कॉटन है, हम लोग कॉटन की बाती बनाते हैं। जो ऑयल लैंप होता है ना, उसमें जो बाती लगती है वो कॉटन की बनती है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि देखते हैं कि वो कॉटन का ही होता है। उसके बाद जो हमारे मैट्रेसेस होते हैं, हमारे पिलोज़ होते हैं, उसमें भी कॉटन की फीलिंग होती है। आपको क्या करना है कि कुछ कॉटन्स लेने हैं, उसको
उसको निकाल करके उसके एजेस को देखना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? पतले 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 उसमें धागों के गुच्छे, थिन स्ट्रैंड्स, जिससे कि जो कि कॉटन फाइबर से बनते हैं। अभी ये कॉटन कहाँ से आता है, एक और नया सवाल। तो ये हमारे फार्म्स में, हमारे फील्ड में उगाया जाता है, उपजाया जाता है। कॉटन प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो ब्लैक सॉइल होता है और जहाँ वार्म क्लाइमेट होता है वहाँ पे कॉटन प्लांट्स ग्रो करते हैं। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स में कॉटन ग्रो करते हैं? तो ये भी आपको एक एक्टिविटी है, आपको इसको सर्च करना है। उसके बाद है कि जो कॉटन का फ्रूट होता है उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। कॉटन प्लांट में जो फ्रूट्स निकलते हैं कॉटन के, उसे कॉटन बॉल बोलते हैं। वो लेमन के साइज़ का होता है। वो मैच्योर होने के बाद फूट जाता है, मतलब बर्स्ट आउट हो जाता है और फिर वो ओपन होता है। और जब उसके सीड्स कॉटन फाइबर से ऐसे कवर्ड होते हैं जैसे लगता है कि कोई फार्म जो है वो स्नो से ढका हुआ हो, क्योंकि सारे वाइट 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 और वो कॉटन बॉल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। अभी आपने किसी भी कॉटन फील्ड को, वहाँ से कॉटन निकालते हुए किसी भी फार्मर्स को देखा है? मैंने बताया ना कि वो लगता है जैसे कि स्नो से ढका हुआ हो। अब इस बॉल से कॉटन को निकाला जाता है, वो हाथ से ही निकालते हैं, हाथ से ही पिक करते हैं। फिर उसके बाद फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है उस सीड से, कॉम्बिंग करने के थ्रू कॉम्बिंग करके उस सीड से फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है और उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग ऑफ कॉटन के अंदर क्या होता है, हम कॉम्बिंग करके कॉटन को सीड से सेपरेट करते हैं। पहले गिनिंग जो है वो हाथों से किया जाता था, हाथों से कॉम्बिंग होती थी और सीड से कॉटन को सेपरेट किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि कई सारे मशीन्स हैं जो गिनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी 3.7 फिगर में हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कॉटन की गिनिंग होती थी, कॉम्बिंग करके सीड से कॉटन को निकाला जाता था। उसके बाद है जूट। जूट है फाइबर, वो भी एक प्लांट फाइबर है जो कि जूट प्लांट के स्टेम से निकाला जाता है। ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया में मेनली जूट वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में कल्टीवेट किया जाता है। ये जूट प्लांट की कटाई फ्लावरिंग स्टेज पे होती है, यानी कि जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होते हैं तब उनके स्टेम्स को निकाल करके और पानी में इमर्स कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उनके स्टेम्स से फाइबर को सेपरेट किया जाता है हाथों से। उसके बाद क्या होता है, फैब्रिक बनाने के लिए ये सारे फाइबर्स को पहले धागों में कन्वर्ट किया जाता है। अभी ये तो समझ में आ गया कि फाइबर्स हम निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको धागों में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम इसे धागों में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो 3.4 में हमें पढ़ना है कि स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि हम कॉटन का धागा कैसे बनाते हैं। अभी हम खुद से भी कॉटन का धागा बनाने का कोशिश कर सकते हैं। वो कैसे, एक्टिविटी में हम समझेंगे। हमें कुछ कॉटन लेना है अपने हाथों में, उसके बाद उसके किनारे को पिंच करके उसे थंब और फोर फिंगर के मदद से, दूसरे हाथ से हम उसे खींचना शुरू करेंगे और फिर हम उसे ट्विस्ट करेंगे, खींचकर पतले पतले स्ट्रैंड्स में, और हम उसे ट्विस्ट करेंगे। फिर हम नोटिस करेंगे कि हम एक धागे जैसा कुछ बना पा रहे हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो हम एक बार में इतना बढ़िया धागा नहीं बना सकते, पर हाँ हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इस तरह ये जो प्रोसेस होता है धागा बनाने का फाइबर से, कॉटन फाइबर से, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कॉटन के कुछ फाइबर्स लेते हैं, कॉटन मोड़ के उसको फिर खींचा जाता है और उसके बाद उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको मोड़ा जाता है, मोड़ते 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 फिर हम एक धागा तैयार करते हैं। अभी इसके लिए भी मशीनें आ गई हैं। एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि हाथ से यूज़ किया जाता है धागा बनाने के लिए, उसको बोलते हैं तकली। इट्स नॉट टकली, ये टकली चुड़ैल वाले लंबे वाला नहीं है, ये तो है तकली। हम इमेज में देख रहे हैं 3.10 में एक तकली दिया हुआ है, उसको हम यूज़ करते हैं। एक और डिवाइस आता है जिससे हम स्पिनिंग कर सकते हैं, जो कि है चरखा। हमने चरखा के बारे में जाना है, हम पढ़े हैं कि महात्मा गांधी ने चरखा यूज़ करके फाइबर तैयार किया, खादी का कपड़ा तैयार किया और आज़ादी दिलाने में इसके थ्रू इन्होंने हमारी मदद की। इन्होंने लोगों को इनकरेज किया, किस लिए? ताकि वो क्लोथ पहने खादी का बना हुआ, ना कि जो हमारे ब्रिटेन के मिल से जो आते थे, कपड़े इंपोर्ट किए जाते थे, उन कपड़ों को वो त्यागने के लिए बोले और बोले कि आप खुद से बनाया हुआ खादी का कपड़ा पहनो। तो हमारे यहाँ इमेज में चरखा दिखाया गया है कि चरखा कैसा होता है। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो एक विलेज में कमीशन बैठाती है और उसके बाद ढेर सारी स्पिनिंग मशीन्स लाती है और फिर खादी का एक बड़े पैमाने पे स्पिनिंग होने लगता है, यानी कि खादी के धागे हम बहुत बड़े पैमाने पे बनाने लगते हैं। क्यों? कपड़े तैयार करने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए। अभी तो हमने फाइबर को यार्न में बदला, अभी यार्न को फैब्रिक में कैसे बदलना है, यानी कि फाइबर तो धागे में बदल गया, लेकिन धागे को फैब्रिक में कैसे बदलेंगे? सॉरी, यहाँ हमारे पास कई सारे तरीके हैं जिससे हम धागों को फैब्रिक्स में बदलते हैं, लेकिन हम यहाँ दो मेन तरीके पढ़ेंगे। पहला है विभिंग। हमने एक्टिविटी 2 में नोटिस किया कि फाइबर को 2 सेट्स में अरेंज किया जाता है। अभी ध्यान से हम जब किसी कपड़े को देखते हैं तो वो 2 सेट्स में अरेंज होता है, एक हॉरिजेंटल वाइज, एक वर्टिकल वाइज। उसको हम उस अरेंजमेंट को, उस यार्न के अरेंजमेंट को जो हम देखते हैं तो हमें जो नोटिस होता है, जो हम देखते हैं उसका अरेंजमेंट, वो कहलाता है विभिंग। अभी
वीविंग फिर भी नहीं समझ में आया, तो हम क्या करेंगे कि हम पेपर्स लेंगे और पेपर से वीव करना सीखेंगे। हमें 2 शीट्स ऑफ पेपर चाहिए, 2 अलग-अलग करके। हम उसे स्क्वायर पीसेस के लेंथ में 30 सेंटीमीटर के लेंथ और विड्थ इक्वल रहेंगे और 2 शीट्स में हम उसे काटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों शीट्स को हाफ-हाफ में फ़ोल्ड कर देंगे। फिर हम यहाँ पे फिगर हमें दिया हुआ है कि हमें लाइन ड्रॉ करना है शीट्स पर 3.12 का ए इस तरह से, फिर हमें बी में जैसे किया गया है वैसे करना है, और फिर 3.12 का बी। फिर हमें दोनों शीट्स को काटना है डॉटेड लाइन्स में और फिर उसको अनफोल्ड मोड़ते जाना है, जैसा कि इमेज में हम देख रहे हैं। और फिर जब हम उन स्ट्रिप्स को वीव करेंगे, हम वीव करते जाएंगे जो हमने शीट्स में कट लगाए हैं उसके थ्रू, तो हमारा इमेज कुछ इस तरह से दिखेगा। तो वीव करते हुए हम सी इमेज में देख रहे हैं 3.12 का सी, और फिर फाइनली पूरा वीव किया हुआ हम डी में देख रहे हैं। अभी ये इमेज हमें दिखाता है कि हमारा पैटर्न ऑफ वीविंग क्या है, हम किस तरह वीविंग का मतलब क्या होता है, वीविंग के अंदर कौन सा पैटर्न यूज़ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसी यहाँ पे बताया गया है कि इसी तरह से हम जो धागों के 2 सेट्स लिए जाते हैं और फिर उन्हें वीव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। अभी यहाँ पे जो धागे होते हैं वो तो पेपर से बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, क्योंकि पेपर की मोटाई होती है और धागे काफ़ी पतले होते हैं। तो जो वीविंग होता है फैब्रिक का, जो हम लोग वीव करते हैं, वीविंग होता है वो लूम्स में होता है। अभी लूम्स क्या, या तो लूम्स हैंड ऑपरेटेड होता है, यानी कि हाथों से उसकी वीविंग होती है, या फिर मशीन होता है जो पावर ऑपरेटेड होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निटिंग। अभी निटिंग क्या होता है, अभी कई बार किसी ने देखा होगा, किसी की दादी या किसी की मॉम स्वेटर्स नीट करती है, यानी कि बुनाई करती है। एक सिंगल यार्न को लिया जाता है और फिर उससे एक फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारे मोजे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम अपने जो मोजे होते हैं, नए वाले नहीं, पुराने वाले जो मोजे होते हैं, उनका एक धागा अगर खींच दें तो वो पूरा मोजा का पूरा बुनाई खुल जाता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? तो ये धागा हमारा बुन करके मोजा तैयार किया जाता है एक सिंगल धागे से, जो कि कंटिन्यूअसली बुनाई करने के बाद एक फैब्रिक तैयार करता है, और वो फैब्रिक का एक धागा खुलने पे वो पूरा कपड़ा खुल जाता है। फिर सॉक्स है, या फिर और भी कई सारे जो क्लोथ्स होते हैं जो बुनाई करके बनते हैं। तो जो बुनाई है, यानी कि जो निटिंग है, वो हाथों से भी होता है और मशीन से भी होता है। पहले ये हाथों से होता था, लेकिन इसके लिए भी कई सारे मशीन्स आ गए। अभी पहेली भी आ गई एक सवाल लेकर। पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने ऐसे फैब्रिक्स देखे हैं जो मेड ऑफ फाइबर्स, जिसका आउटर कवरिंग मतलब सॉरी, पहेली जानना चाहती है कि क्या आप ऐसे फैब्रिक्स देखे हैं जिसका फाइबर्स, जो कोकोनट का आउटर कवरिंग होता है, जो उसके छाल होते हैं, जो उसके बाल होते हैं कोकोनट के, उनसे बना हो। अभी अगर ऐसा है तो ये सारे फाइबर्स किस लिए यूज़ होते हैं? तो आगे हम पढ़ेंगे कि वीविंग और निटिंग जो है वो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं क्लोथ्स के, जो इन फैब्रिक्स से तैयार होते हैं विद द हेल्प ऑफ निटिंग एंड वीविंग, वीविंग और निटिंग की मदद से। अभी 3.6 में है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, यानी कि हमारा जो जो कपड़े हैं उनके मटेरियल्स की हिस्ट्री। अभी क्या आपने कभी भी सोचा है कि जो पुराने समय के लोग होते थे, उस समय तो निटिंग वेबिंग ये सब कुछ होता नहीं था, तो वो क्या करते थे कि पेड़ों की छाल और पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते जो होते थे, या फिर एनिमल्स के स्किन होते थे फर्स्ट, वो खुद को कवर करने के लिए यूज़ करते थे। तो जब भी ठंडी आती थी, तो पुराने बहुत बहुत समय पहले के लोग, जिन्हें निटिंग नहीं पता था, जिन्हें सिलाई बुनाई नहीं आता था, जिन्हें नहीं पता था कि फैब्रिक को हम यार्न में कैसे बदलें, तो वो क्या करते थे कि वो पेड़ों के बड़े बड़े छाल जो निकलते थे और जो बड़े बड़े पत्ते होते थे, उनसे अपनी बॉडी को कवर करते थे। और जब ठंडी में, जब उन्हें ठंड लगती थी, तो वो एनिमल्स के फर्स को यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और ठंड से बचाने के लिए। फिर उसके बाद जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में रहना शुरू करने लगे, धीरे-धीरे जब वो डेवलप करने लगे, तो उन्होंने सीखा ग्रास, जो घास होती है, जो ग्रासेस होती है हमारी, उसको, उससे बुनाई करना। किस चीज़ की, जो चटाइयाँ होती हैं, जो मैट्स होती हैं, जो बास्केट होता है, वो उससे उन्होंने बुनाई करना सीखा, ग्रास से। उसके बाद उन्होंने जानवर के बालों को बाँध-बाँध कर लंबे-लंबे स्ट्रैंड्स बनाना सीखा। उसके बाद उन्होंने उससे उस स्ट्रैंड्स को फैब्रिक में तैयार किया। अभी पहले के टाइम में जो हमारे भारतीय लोग होते थे, वो कॉटन के फैब्रिक्स पहनते थे, यानी कॉटन का ज़्यादातर कपड़ा पहनते थे, जो कि गंगा रिवर गंगा के किनारे उगाया जाता था या फिर उपजाया जाता था। फ्लैक्स है, फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है। अभी इजिप्ट में, बहुत पहले के समय के इजिप्ट में, जो कॉटन जो है और फ्लैक्स जो है, वो नाइल नदी के किनारे उपजाया जाता था और इससे हम फैब्रिक्स बनाते थे। उस समय क्या होता था कि लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, स्टिचिंग उन्हें नहीं पता था, तो क्या करते थे लोग, जो लंबी-लंबी जो फैब्रिक्स बनाई जाती थी जो धागों से, उसको सिर्फ लपेट लिया करते थे। उसको अपने पूरे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जहाँ ज़रूरत होती थी कवर करने के लिए, वो कपड़ों को लपेटते थे, और कपड़े को लपेटने का अलग-अलग तरीका उस समय होता था।
अभी जब से इन्वेंशन किया गया, निडल का इन्वेंशन हुआ, सिलाई करने के लिए जो सुई का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने कपड़ों को सिलना शुरू किया, फैब्रिक्स को क्लॉथ में बनाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि समय के साथ साथ वो सारे क्लॉथ्स अलग अलग वेरिएशन से होते गए, फिर नए नए इन्वेंशन हुए। लेकिन अभी एक अजीब सी बात है कि आज भी हम देखते हैं कि कई सारे फैब्रिक्स होते हैं जो अनस्टिच्ड होते हैं। मतलब सिर्फ उन फैब्रिक्स को, उन यार्न्स को एक फैब्रिक में तो तैयार किया जाता है, लेकिन उन्हें कटिंग करके, स्टिच करके किसी क्लॉथ में कन्वर्ट नहीं किया गया होता है। अब ऐसे कुछ कपड़े कौन से हैं, जैसे साड़ी हो गया, धोती हो गया, लुंगी हो गया, टर्बन्स हो गए, ये सारे अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि बहुत सारी फूड वैराइटीज़ है, खाने की बहुत सारी फूड वैराइटीज़ है हमारे अलग-अलग देशों में। अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारी फूड वैराइटीज़ क्या है, फूड के कंपोनेंट्स क्या है। तो उसी तरह आज हम जाने इस चैप्टर को पढ़ के कि हमारे अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगह में फैब्रिक्स की भी अलग-अलग वैराइटीज़ है, बहुत बड़ी वैराइटीज़ है और हमारे क्लोथिंग के आइटम बहुत ही लार्ज वैराइटीज़ में अवेलेबल है। अभी हमें बताया गया है कि जब जो कॉटन रोल हम लेते हैं उसका गिनिंग प्रोसेस से हम फाइबर तैयार करते हैं, फिर फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस से हम यार्न तैयार करते हैं और यार्न को नीट करके या फिर वीव करके यानी कि बुन कर या फिर उसे फैब्रिक का रूप देते हैं। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, तो आपको एक बार माइंड में इसे रिवाइज करना है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़े हैं। कुछ हमारे समरीज हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स में दिए गए हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे और ताकि हमें जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करने में हेल्प मिले। उसके बावजूद अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत होती है तो मैं इसका आंसर्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप इसके आंसर्स के हेल्प के लिए वो वीडियो चेक कर सकते हैं।